इन दिनों कतर का नाम सुर्खियों में है। इसराइल ने हमास को निशाना बनाकर यहां बम बरसाए। इसके बाद कतर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई देशों ने इस हमले पर बयान दिए। लेकिन इन सुर्खियों के बीच एक सवाल अहम है, आखिर कतर है क्या? कैसे एक छोटा सा देश जो कभी मोती चुनने और मछली पकड़ने तक सीमित था, आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। आइए समझते हैं कतर के इतिहास को। कभी था मछुआरों और मोती बीनने वाला देश। एक वक्त था जब कतर का सबसे बड़ा कारोबार समुद्र में गोते लगाकर मोती निकालना हुआ करता था। हालात इतने खराब थे कि लोग पलायन कर रहे थे। आबादी घटकर सिर्फ 24,000 रह गई थी। तेल और गैस की खोज ने कतर की किस्मत बदलने की शुरुआत तो की, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। तेल और गैस से पलटी किस्मत। 1940 के दशक में यहां पहली बार तेल का पता चला। फिर 1970 में नॉर्थ फील्ड से दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला। लेकिन गैस के सामने दो चुनौतियां थीं। उसकी मांग बहुत कम थी और ट्रांसपोर्ट सिर्फ पाइपलाइन से हो सकता था। दूर देशों तक गैस पहुंचाना असंभव जैसा लग रहा था, यानी हाथ में खजाना होते हुए भी कतर उसे बेच नहीं पा रहा था। विद्रोह जिसने दिशा बदल दी। 1996 में एक घटना ने कतर का भविष्य बदलकर रख दिया। उस वक्त शासक बने हमद बिन खलीफा अल थानी। उन्होंने सत्ता अपने ही पिता से छीन ली। नए अमीर ने कतर की अर्थव्यवस्था को नया मोड़ दिया। उन्होंने गैस को दुनिया तक पहुंचाने का तरीका खोजने में निवेश करना शुरू किया। तकनीक बनी ताबीज। कतर ने एलएनजी तकनीक अपनाई। गैस को -161 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर उसे तरल रूप में बदलना। अब पाइपलाइन की जरूरत नहीं रही। जहाजों में भरकर कतर ने गैस जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और यूरोप तक भेजना शुरू कर दिया। जल्द ही वह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक बन गया। सबसे सस्ती गैस, सबसे बड़ा मुनाफा। कतर की खासियत यही है कि यहां गैस निकालने और उसे लिक्विड में बदलने का खर्च सबसे कम है। इसलिए सस्ती दरों पर बेचकर भी वह भारी मुनाफा कमा लेता है। यही वजह है कि छोटा सा कतर मिडिल ईस्ट में आर्थिक ताकत बन गया। खर्च से ज्यादा बचाने की रणनीति। कतर को समझ था कि तेल और गैस हमेशा भरोसा नहीं किया जाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कभी भी अगर खत्म हुआ तो फिर पूरी अर्थव्यवस्था धड़ा। इसलिए उसने अपनी कमाई को बचाने और दुनिया भर में निवेश करने की नीति अपनाई। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने यूरोप, अमेरिका के रियल एस्टेट कंपनियों और करेंसी में निवेश कर अरबों डॉलर सुरक्षित किए। कतर तब और आज हालात यह है कि कभी मछुआरों का देश रहा कतर अब मिडिल ईस्ट का चमकता हुआ सितारा है। तेल और गैस की कमाई ने उसकी किस्मत पलट दी, लेकिन असली ताकत समझदारी से की गई रणनीति और दूरदृष्टि थी। यही वजह है कि आज कतर न सिर्फ अमीरों की कतार में खड़ा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी उसकी आवाज सुनी जाती है। कतर एक बार फिर से सुर्खियों में तब आया जब दोहा में एक शांति बैठक के दौरान अचानक से इस्राएली फाइटर जेट्स ने यहां बमबारी कर दी। आप क्या सोचते हैं कतर के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद चारों इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है, जो शायद इस्राएल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इस्राएल कहता है, यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है। हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इस्राएल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो, वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इसराइल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इसराइली सेना IDF का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था, जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। IDF का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इसराइली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट बताती है अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इसराइल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इसराइल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाता है। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल ने अरब मुल्कों की सरहद लांघना भी शुरू कर दिया है, वो भी खुलेआम ऐलान करके। क्योंकि कतर में हमास के लीडर्स पर हमला अंजाम देने के बाद इसराइल का जिस तरह का रुख और पीएम नेतन्याहू के तेवर हैं, वो अरब देशों के कान खड़े करने के लिए काफी हैं। जानकार कहते हैं कि अगर अब भी अरब मुल्क नहीं संभले तो सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे।